नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछला जो अध्याय शुरू किया था वह राज्यपाल था और आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वह राज्यपाल से आगे का जो हिस्सा है, जो कि मैंने बात की थी कि राज्यपाल की कार्य और शक्तियों के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम देखिए, बात करते हैं हम राज्यपाल की कार्य व शक्तियाँ। देखिए, राज्यपाल की कार्य और शक्तियों में शुरू करें हम तो सबसे पहले देखेंगे हम कार्यपालिका शक्तियाँ। देखिए, कार्यपालिका शक्तियों से पढ़ने से पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि जब हमने राष्ट्रपति का अध्ययन किया उस समय हमने देखा कि जिस प्रकार से केंद्र के अंदर दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, उसी प्रकार से राज्य में भी दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। तो देखिए, कार्यपालिका शक्तियों में बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे दोहरी कार्यपालिका। अब दोहरी कार्यपालिका किस प्रकार से हैं, सुनिएगा ज़रा। एक कार्यपालिका को हम यहाँ राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, वहीं पर राज्यपाल के नाम से जानते हैं। वहीं पर हम दूसरी कार्यपालिका की बात करें तो हम यहाँ मुख्यमंत्री की बात करते हैं। तो इस प्रकार से राज्य स्तर में भी कार्यपालिका दोहरी पाई जाती है। राज्यपाल को हम यहाँ संवैधानिक या नाम मात्र की कार्यपालिका के नाम से, वहीं पर मुख्यमंत्री को हम वास्तविक कार्यपालिका के नाम से जानते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए, संपूर्ण कार्य राज्यपाल के नाम से संचालित होते हैं, परंतु करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री होता है, इसलिए मुख्यमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका माना जाता है। अब देखिए, बात करें हम यहाँ तो जैसे ही यदि राज्य के अंदर आपातकाल लग जाता है 356, तो ऐसी स्थिति के अंदर वास्तविक, संवैधानिक और नाम मात्र तीनों प्रकार की कार्यपालिका राज्यपाल बन जाता है। ध्यान रखिएगा, जब राष्ट्रपति शासन या अनुच्छेद 356 किसी राज्य में लग जाता है तो ऐसी स्थिति में संवैधानिक, नाम मात्र और वास्तविक तीनों कार्यपालिका राज्य में राज्यपाल ही कहलाता है। अब देखिए, बात करते हैं कार्यपालिका शक्तियों में तो सबसे पहले हम अनुच्छेद शुरू करेंगे 163। 163 में क्या बताया गया है, सुनिएगा ज़रा। 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। देखिए, 163 में बताया गया है कि राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वह मुख्यमंत्री होगा। अर्थात मंत्री परिषद की जो अध्यक्षता करता है वह मुख्यमंत्री होता है और मंत्री परिषद का अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री ही होता है। अब देखिए, यहाँ पर हमने बात की है परामर्श देने को लेकर। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको 163 में ये ध्यान रखना है कि राज्यपाल को परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होगा। अब देखिए, हमने बात की है परामर्श की, तो इस परामर्श की अगर हम बात करें तो राज्यपाल को जो परामर्श दिया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा, तो किस प्रकार का परामर्श होता है। तो देखिए, राज्यपाल को जो परामर्श देगी मंत्री परिषद, यह परामर्श स्वयं विवेक की शक्ति को छोड़कर देगी।
स्वयं विवेक की शक्ति को छोड़कर देगी। ध्यान रखिएगा, मंत्री परिषद के माध्यम से जो राज्यपाल को परामर्श दिया जाता है वह परामर्श राज्यपाल को उसकी स्वयं विवेक की शक्तियों को छोड़कर दिया जाता है। अब बात आती है कि स्वयं विवेक की शक्तियाँ कौन सी होती है। राज्यपाल को ऐसा कौन सा स्वयं विवेक प्राप्त होता है जिसके कारण उसको परामर्श नहीं दे सकती। तो देखिए, हम बात करते हैं यहाँ स्वयं विवेक की शक्तियों की। देखिए, अगर हम देखें स्वयं और विवेक, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है स्वयं विवेकीय शक्ति। अब स्वयं का मतलब स्वयं और विवेक का मतलब खुद के विचार, या हम बात करें एक ऐसा विचार जिसके अंदर स्वयं लेना हो तो उसे कहते हैं स्वयं विवेक। देखिए, स्वयं विवेक की शक्ति वह शक्ति है जहाँ पर राज्यपाल मंत्री परिषद से परामर्श नहीं लेता है। अब देखिए, कब नहीं लेता है। सबसे पहली कंडीशन, जब राज्य में स्पष्ट बहुमत ना हो, यानी कि जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी राज्यपाल अपनी स्वयं विवेक की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। जैसे हम बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है। अब 200 में से यदि दो दलों को 100 और 100 सीट प्राप्त होती है, यानी कि दोनों दलों की संख्या बराबर है, तो अब ऐसी स्थिति के अंदर कौन सा दल सरकार बनाए, तो यह कंडीशन राज्यपाल अपनी स्वयं विवेक की शक्ति से क्लियर कर सकता है कि निम्न में से कौन सा दल बनाएगा। अर्थात यहाँ राज्यपाल किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए न्योता दे सकता है। दूसरी हम बात करें राज्यपाल की जो स्वयं विवेक की शक्ति है, वो हम यहाँ देखते हैं कि जब राज्य में 356, जिसे कि हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी राज्यपाल मंत्री परिषद से परामर्श नहीं लेता है, तो यह भी आपके स्वयं विवेक की शक्ति के अधीन ही होता है। फिर अगर हम बात करें थर्ड कंडीशन की कि स्वयं विवेक की शक्तियों में राज्यपाल और क्या कर सकता है, तो देखिए, यदि मंत्री परिषद सरकार चलाने में असमर्थ हो तो भी वह स्वयं विवेक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार हमने देखा कि एक तो जब किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो ऐसी स्थिति के अंदर राज्यपाल अपनी स्वयं विवेक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। दूसरा, जब राज्य में 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी राज्यपाल स्वयं विवेक की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। वहीं पर यदि मंत्री परिषद सरकार चलाने में असमर्थ हो तो भी वह स्वयं विवेक की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, स्वयं विवेक की शक्ति वह शक्ति है जिसके तहत मंत्री परिषद राज्यपाल को परामर्श नहीं देगी। इसके पश्चात देखिए, हम बात करते हैं हम बात करते हैं कुछ बिंदुओं की। तो देखिए, आपको बता दूं कि राज्यपाल को सैनिक शक्ति, आपातकालीन शक्तियां, विदेशिक शक्तियां व रक्षा संबंधी शक्तियां प्राप्त नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल को अगर हम राष्ट्रपति से तुलना करें तो राज्यपाल के पास में ना तो सैनिक शक्ति होती है, ना उसके पास में आपातकालीन शक्तियां होती है, ना विदेशिक शक्तियां होती है, और ना ही उसके पास में रक्षा संबंधी शक्तियां होती है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इसके पश्चात देखिए, हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 164 की। 164 में क्या बताया गया है, सुनिएगा ज़रा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बताया गया है
राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है वह उसके परामर्श से अन्य न्यायाधीशों की उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला बिंदु, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, वह मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री वह व्यक्ति बनता है जो बहुमत दल का नेता होता है, अर्थात जिस दल के सदस्य भारी बहुमत लेकर आते हैं वह निश्चित करते हैं कि उनका मुख्यमंत्री कौन नियुक्त होगा। इसके पश्चात देखिए, बात करें हम दूसरा बिंदु 164 में, तो यहाँ पर बताया गया है राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है, ऐसा भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाना भी राज्यपाल का कार्य होता है। फिर देखिए, यहाँ पर बताया गया है राज्य की मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो राज्य की मंत्रि परिषद होती है वह सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह भी अनुच्छेद नंबर 164 में ही बताया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी पूछा गया था, राज्य की मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो इसका आंसर था राज्य विधानसभा। तो इस प्रकार से कई बार पूछा जा चुका है सवाल। इसके पश्चात देखिए, हम बात करते हैं इसी 164 में क्या बताया गया है, और तो सुनिएगा ज़रा। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ, इसमें बताया गया है राज्य मंत्रि परिषद मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। तो जब अकेले मंत्री की बात करें तो वह राज्यपाल के प्रति, जबकि सामूहिक रूप से यदि पूछा जाए तो ऐसी स्थिति में विधानसभा उत्तर होगा। इसके पश्चात देखिए, हम बात करते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति, बात करें हम शपथ, बात करें हम इनका त्यागपत्र, तो तीनों ही काम राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। वहीं पर देखिए, हटाना
यह भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें मंत्रियों के कार्यकाल की या मुख्यमंत्री के कार्य की, तो यह भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। ध्यान रखिएगा, मंत्रियों को नियुक्त करना, मंत्रियों को शपथ दिलाना, मंत्रियों का त्यागपत्र लेना और मंत्रियों को उनके पद से हटाना, यह सभी कार्य यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। तथा अगर हम बात करें कार्यकाल की, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही मुख्यमंत्री और मंत्री अपने पद पर रह सकते हैं, ऐसा इसी अनुच्छेद में बताया गया है। इसके पश्चात देखिए, अंतिम जो चीज़ इसमें बताई गई है वह यह है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो वह मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल की किसी भी सदन से मान्यता लेना होता है। राज्य विधानमंडल से चुनाव लड़ना होता है। देखिए, यहाँ ये बता रहा है, ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, यदि उसे मंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया जाए तो ऐसा हो सकता है, उसे बनाया जा सकता है, परंतु उसे 6 माह के लिए ही बनाया जा सकता है। 6 माह के अंदर उस व्यक्ति को राज्य विधानमंडल के दोनों में से किसी भी सदन से चुनाव लड़के आना होता है, चाहे वह विधानसभा से चुनाव लड़के आए और चाहे वह विधान परिषद से चुनाव लड़के आए, दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य बनना पड़ता है, अन्यथा उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। तो 164 में यही बातें बताई गई है। इसके पश्चात हम बात करें अनुच्छेद नंबर 165 की। देखिए, 165 की हम बात करें तो 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, देखिए महाधिवक्ता कौन होता है, किस प्रकार ये कार्य करता है, तो सुनिएगा ज़रा। यह राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी व कानूनी सलाहकार होता है। नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र, पद से हटाना, राज्यपाल। बात करें हम कार्यकाल, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। देखिए, यह ऐसा व्यक्ति होता है जो राज्य विधानमंडल की
किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, परंतु वोट नहीं दे सकता। यह राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। देखिए, हम बात करें महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की, तो महाधिवक्ता राज्य सरकार का वह अधिकारी होता है जो सबसे बड़ा कानूनी होता है। वहीं पर राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार भी होता है। देखिए, अगर हम बात करें तो महाधिवक्ता की नियुक्ति के संदर्भ में वह शपथ, त्यागपत्र व उसे पद से हटाना, यह संपूर्ण कार्य राज्यपाल के द्वारा ही किए जाते हैं। देखिए, महाधिवक्ता के उसके पद से हटाने के लेकर किसी भी प्रकार के संविधान में उल्लेखों का प्रावधान नहीं मिलता है, अर्थात महाधिवक्ता को राज्यपाल कभी भी उसे अपने पद से हटा सकता है। देखिए, यह भी कार्यकाल की बात करें तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर धारण करता है। ध्यान रखिएगा, महाधिवक्ता राज्य के अंदर उस अधिकारी के समान होता है जिस प्रकार केंद्र के अंदर महान्यायवादी होता है। आपके अनुच्छेद नंबर 177 में बताया गया है 177, हम बात करें तो 177 में बताया गया है कि जिस प्रकार से महान्यायवादी होता है उसी प्रकार से राज्य में महाधिवक्ता होता है। और 177 में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल की वह किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, परंतु वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि वह राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। तो इस प्रकार आपके 165 के अंदर जो वर्णन किया गया है वह राज्य के महाधिवक्ता का किया गया है। इसके पश्चात देखिए, हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 166। 166 की हम बात करें तो 166 में उल्लेख मिलता है राज्य की कार्यविधि राज्यपाल के नाम से संचालित होती है। जो राज्य की कार्यविधि होती है वह राज्यपाल के नाम से संचालित होती है, अर्थात यहाँ पर राज्य सचिवालय का हमें उल्लेख मिलता है। राज्य सचिवालय का उल्लेख मिलता है। वहीं पर 167 की बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के कार्यों का उल्लेख मिलता है। मुख्यमंत्री के कार्य व कर्तव्य, 167 में मुख्यमंत्री के कार्य व कर्तव्य। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री का कार्य और कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए कार्यों की सूचना राज्यपाल को दे। वह मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए कार्यों की सूचना राज्यपाल को दे, यह मुख्यमंत्री का कार्य व कर्तव्य होता है। इसी के साथ दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। आज आपके लिए मैं राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख किया है। कल जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम राज्यपाल की विधायी शक्तियों की चर्चा करेंगे और उसी के साथ हम उसकी वित्तीय शक्तियों की भी चर्चा करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।